दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मंझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है, तो उसकी स्थिति भी अच्छी है। लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है, तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंझली बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जेठानी कलह करके अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए और मिट भी गए, लेकिन मन मुटाव एक दिन भी कम नहीं हुआ। इसका कारण एकमात्र जेठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता। लेकिन मंझली बहू इतनी पक्की नहीं है, वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मंझली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है। और फिर एक दिन धीरे से पास आकर बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर, रो धोकर, क्षमा याचना कर कर जेठानी को अपने घर पकड़ ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट आ रहे हैं। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन में शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की, और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न कर उसने पूछा, जीजी यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी। क्या तुम्हारे मैके का कोई है? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ कृष्णा, अपनी मंझली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम। कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना होता है। क्या यह भी तेरी अभागिनी माँ सिखाकर नहीं मरी? किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़कर बोली, अरे मरा, क्या पागल और बहरा है? किसे प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा। असल में जब से किशन यहाँ आया है, तभी से निरंतर होते तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया था। उस फटकार से परेशान और हित बुद्धि सा होकर जो ही उसने हेमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, तो ही उसके हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस बस, रहने तो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही ना हो कि इस देश में कोई इस तरह भी बातें कर सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुंह देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान और पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जेठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंझली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूँ। हमारे गृहस्थों के घर हैं। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिबू को तो यहाँ भेज दे बेटी, जरा आकर जेठानी के और पांचू के मैले कपड़े ताल से धोकर लाए और सुखा दे।
इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पांचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ खाएंगे। पांचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हिमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने इस जून का खर्च भी तो बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं था, इसलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती है तो वह उसे भी सहन कर लेती है। संध्या के समय कादम्बिनी ने पूछा, क्यों रे किशन, वहाँ क्या खा आया? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सिर झुकाकर कहा, पूड़ी। काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मूड की तरकारी, संदेश, रसगु। अरे मैं पूछती हूँ कि मंजली बहू ने मछली की मूड किसकी थाली में परोसी थी? सहसा यह प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा लाल पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी से बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किशन की भी वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बिनी ने पूछा, तेरी ही थाली में परोसा था ना? नवीन ने संक्षेप में केवल करके फिर तंबाकू का कश खींचा। कादम्बिनी गर्म होकर कहने लगी, यह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देखो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पांचू गोपाल को मछली का मूड कितना अच्छा लगता है? तब उसने क्या समझकर वह मूड उसकी थाली में परोसकर इस तरह बेकार बर्बाद किया। अरे हाँ रे किशन, संदेश और रसगुल्ला तो तूने पेट भरकर खाया होगा ना? कभी 7 जन्म में भी तूने ऐसी चीजें न देखी होंगी। इसके बाद फिर पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात भी गनीमत हो, उसे पूड़ी और संदेश खिलाकर क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ कि मंजली बहू किशन को बिगाड़ सकेगी। लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं था, बल्कि उसे इस बात का 16 आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुष हूँ, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसलिए उसने तभी से अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नजरें बिछा दी। दूसरे ही दिन 2 नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन नवीन की धान और चावल वाली आड़त में काम करने लगा। वहाँ वह चावल आदि तौलता बेचता, 4-5 कोस को चलकर लगातार गांवों के नमूने ले आता, और जब दोपहर को नवीन भोजन करने आते तब दुकान देखता। 2 दिन बाद की बात है। नवीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त करके लौटकर दुकान पर गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब से नहाकर लौटा तो उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर की भूख लग रही थी कि आवश्यक होता तो शायद वह बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन को जगाने का वह साहस नहीं कर पाया। वह रसोई के बाहर वाले बरामदे में एक कोने में चुपचाप बैठा बहन के जागने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। वह आवाज़ उसके कानों को भली लगी। उसने सिर उठाकर देखा, मंजली बहन अपनी दूसरी मंजिल के कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। किशन ने एक बार देखा और फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हेमांगिनी नीचे उतर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, कई दिन से दिखाई नहीं दिया किशन, यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है? एक तो भूख में वैसे ही आंखें छलक उठती हैं। उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज़, उसकी आंखों में आंसू मचल उठे। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका। मंजली चाची को सभी बच्चे प्यार करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर कादम्बिनी की छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा रसोई में तुम्हारे लिए भात ढका हुआ रखा है, जाकर खा लो। माँ खा पीकर सो गई है। हेमांगिनी ने चकित होकर कहा, किशन ने अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पीकर सो गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सिर झुकाए बैठा रहा। टूनी ने उसकी ओर से उत्तर दिया, मामा को तो रोज ही इतनी देर हो जाती है। जब तक बाबूजी खा पीकर दुकान पर पहुंच जाते हैं तभी वह खाना खाने आते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे यह आशा तो कभी नहीं थी कि उसे खाली बैठाकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी इस ढलती हुई बेला को देखकर
और उसकी भूख प्यास से बेचैन बालक के मुख को निहार कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने घर चली गई और कोई 2 ही मिनट के बाद हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आ गई। लेकिन रसोई घर में पहुंचते ही वह कांप उठी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा सूखा ढेली जैसा बना हुआ भात था। एक और थोड़ी सी दाल थी और पास ही तरकारी जैसी चीज। दूध पाकर उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा। हेमांगिनी दरवाजे से बाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त करके किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला गया तब उसने झांक कर देखा, थाली में भात का एक दाना भी न बचा है। भूख के मारे वह सारा भात खा गया है। हेमांगिनी का लड़का भी लगभग उसी की उम्र का था। वह सोचने लगी कि अगर कहीं मैं न रहूं और मेरे लड़के की यह दशा हो तो। इस कल्पना मात्र से ही रुलाई की एक लहर उसके अंतर में उठी और गले तक आकर फेनिल हो उठी। उस रुलाई को दबाए हुए वह अपने घर चली आई। तो दोस्तों, यह था मंजली दीदी कहानी, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखी गई है, का भाग 2। आपको यह भाग 2 कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।